नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वो ज़माना तो गया बहन जी, जब सिर्फ रसोई और घर संभालने के लिए लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अब मुझसे ये मत कहना कि मैं तुम्हारे छोटे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढूं। साफ बात है, आपको बहू नहीं, कोई चलती फिरती मशीन चाहिए। जैसे भी आपके ढंग है ना, इस घर में ब्याह अब होना मुश्किल है। इतना कहकर रिश्ता पक्का करने वाली शांता देवी गुस्से में वहां से चल दी। सावित्री की समझ में नहीं आया कि वह अपनी सफाई देती इससे पहले कि वह इतनी जल्दी क्यों चली गई। कम से कम मेरी बात तो सुनती। सावित्री घर के भीतर दाखिल हुई। हमेशा की तरह बड़े बेटे की पत्नी पूजा का कमरा बंद था। सावित्री ने पहले खुद पानी पिया, फिर अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। मन चाह रहा था कि कोई अच्छी सी चाय बनाकर ला दे और चाय पीकर वह थोड़ी देर आराम कर ले, पर उनके भाग्य में कहाँ ऐसा सुख था। पति को गुजरे हुए पूरे 20 साल हो चुके थे। 3 छोटे बच्चों को उन्होंने अकेले कैसे पाला, यह वही जानती थी। शुक्र है पति के सहकर्मियों का, जिन्होंने मेहनत कर उन्हें पति के स्कूल में ही नौकरी दिलवा दी थी। शुरुआत में तो उन्हें शर्म आती थी जब कोई उनसे पानी मंगवाता या सामान उठवाता, पर धीरे धीरे सावित्री ने मान लिया था कि अगर इज्जत से जीना है तो नौकरी की गरिमा बनाए रखनी होगी। वक्त बीतता गया। सावित्री ने बच्चों को हर सुविधा तो नहीं दी, पर किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। बेटी की शादी जेबीटी पास कर दी। बड़े बेटे अमित ने बीटेक किया और कंपनी में नौकरी पा ली। वैसे तो सावित्री ने सोचा था कि बड़े बेटे की नौकरी लगने पर अब आराम मिलेगा, पर अच्छी खासी तनख्वाह छोड़ने का मन नहीं हुआ। बड़ी बहू पूजा के आते ही मानो उनके जीवन का चैन छिन गया था। सावित्री रोज की तरह नाश्ता खाना बनाकर अपना लंच पैक करके निकल जाती, पर बहू सिर्फ अपने और अमित का खाना बनाती। देवर से एक बार भी हाल नहीं पूछती। अपने कमरे की सफाई करती और बाकी घर वैसा ही पड़ा रहता। 1-2 दिन सावित्री चुप रही, पर तीसरे दिन बहू को बुलाकर कहा, बेटा, परिवार में मिलजुल कर रहना पड़ता है। अब मेरी उम्र भी ढल रही है। जो बन पड़ता है मैं सुबह कर देती हूँ। तुम घर पर हो तो अब घर की जिम्मेदारी तुम्हें भी लेनी चाहिए। माँ जी, मैं अपना और अपने पति का काम संभाल सकती हूँ बस। सावित्री ने बहू की बात बीच में काटते हुए कहा, ठीक है, झाड़ू पोछा वाले रखवा देती हूँ, वो तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगी। पर फिर भी बहू अकेले अपना खाना बनाती और छोटे बेटे रोहन को रोज कॉलेज की कैंटीन में ही खाना खाना पड़ता। बहुत समझाने पर भी जब पूजा में कोई बदलाव नहीं आया, तो सावित्री ने अपने साथ छोटे बेटे का टिफिन भी पैक करना शुरू कर दिया। नहाते समय अपने कपड़े खुद धोकर रख देती और रोहन खुद धो लेता था। बड़े कपड़ों के लिए हफ्ते में एक दिन मशीन चलवा लेती थी। सावित्री नहीं चाहती थी कि मोहल्ले में उनके घर की बातें हो। छोटे बेटे की भी बैंक में नौकरी लग गई, पर 1000 कोशिश के बाद भी उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। थक हार कर सावित्री ने रिश्ता कराने वाली शांता देवी से बात की, पर आज उनका कठोर जवाब सुनकर सावित्री हैरान थी कि मैं बहू को मशीन समझती हूँ। यह बात शांता ने क्यों कही, इसका कारण पता लगाकर ही रहूंगी। वे घर की बात को जितना दबाने की कोशिश कर रही थी, बहू उतनी ही बदतमीजी कर रही थी। सावित्री ने अपने लिए चाय बनाई और शांता देवी के ऑफिस की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर हो ही गई थी कि रिश्ते की एक बूढ़ी बहन मिल गई। सावित्री को देखते ही ताना मारते हुए बोली, सुबह तो सच कर निकल जाती हो, कम से कम शाम को एक आध काम करवा लिया करो उस बच्ची से। बहू क्या आ गई, तुम्हारे तो पर लग गए हैं। बैग उठाती हो और निकल लेती हो। वो पूरा दिन इधर उधर घूमती रहती है। उसकी हरकतें देखकर ही तो छोटे का रिश्ता नहीं आ रहा। सावित्री का मन तो किया कि कड़वा जवाब दे, पर यह सोचकर चुप रही कि पूरी सच्चाई जानने के लिए धैर्य जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा, बहन जी, गलती तो मुझसे हुई है, पर आपको किसने बता दिया? मैं क्यों किसी का नाम लूं? वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजरी और बेचारी बहू को पड़ोसियों से बातें करते सुन लिया। सावित्री वापस घर लौट आई। उन्हें समझ में आ गया कि उनके काम पर जाने के बाद बहू न जाने क्या क्या कहानियां घड़कर
पड़ोसियों को सुनाती रहती थी। सावित्री ने नौकरी पेशा थी, उनके पास इतना वक्त नहीं होता था कि सुख दुख के अलावा पड़ोसियों के साथ गप्पे मार सके। उन्होंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनका मन नौकरी छोड़ने से फेर दिया, वरना वह तो बेटों की गुलाम बनकर रह जाती। फिर उन्होंने बड़े बेटे अमित से कहा कि अमित, पूजा अक्सर तुमसे नया घर लेने की बात करती रहती है। मैंने भी इस बारे में काफ़ी सोचा कि बात सही ही है। ये पुराना बाबा के ज़माने का मकान अब रहने लायक नहीं रहा। ऐसा करो, या तो इसे तोड़कर नया बना लो या कहीं अलग शिफ्ट हो जाओ। अमित ने 2 दिन बाद माँ से कहा, माँ, इस पुराने मोहल्ले में मकान बनाने का क्या फ़ायदा? कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे तो यहाँ क्या रखा है? ऐसा करो, इस मकान को बेच दो और मेरा हिस्सा मुझे दे दो। नहीं बेटा, जब तक मैं जीवित हूँ मकान तो नहीं बेचूंगी। तुम दोनों भाई मेरी तरफ से आज़ाद हो। अपने दम पर मकान बनाओ और रहो। मेरे बाद तुम दोनों को यह मकान मिल ही जाएगा। सावित्री के लहजे को देखकर अमित थोड़ा घबराया, पर बोला कुछ नहीं। वे दोनों पति पत्नी तो शायद अलग घर बसाने की योजना पहले ही बना चुके थे। 1 महीने के अंदर ही बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ शहर के अच्छे इलाके में रहना चला गया। अब सावित्री ने छोटे बेटे के विवाह के लिए अपनी ही जान पहचान की एक रिश्तेदारी में साधारण सी लड़की देखी और बहू ले आए। छोटी बहू की शादी को 6 महीने बीत चुके थे, पर पड़ोसी हैरान थे कि आखिर बड़ी बहू को मशीन समझने वाली सास ने छोटी बहू के साथ वैसा व्यवहार क्यों नहीं किया, क्योंकि छोटी बहू से जब भी कोई उसकी सास के बारे में कुछ पूछता तो वह हमेशा सास की तारीफ करती नहीं थकती थी। करने को तो सावित्री बड़ी बहू की असलियत सबको बता सकती थी, पर वह हमेशा यही सोचकर चुप रही कि सच्चाई भला कब तक छिपती है, झूठ के पाँव नहीं होते। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।